everyone, welcome to Guru Academy. I'm Gurjeet Kaur and today's topic is the series of Hitler, episode 2. आज हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। आज हम हिटलर से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे दैट वाज कॉल्ड वाइमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसमें जर्मनी का बहुत सारा लॉस हो चुका था और इसके स्थान पर जर्मनी में अभी रिपब्लिक की इस्टेब्लिशमेंट होनी शुरू हो गई थी। जर्मनी के सम्राट जिनका नाम केसर विलियम था, उनके द्वारा 9 नवंबर 1918 को देश छोड़कर हॉलैंड जाना पड़ा और उसके बाद उनके बाद जो है एक सोशलिस्ट लीडर जिनका नाम फ्रेडरिक एबर्ट था, उनके द्वारा जो है जर्मनी में रिपब्लिकन गवर्नमेंट की स्थापना का ऐलान किया गया। तो आज हम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे कि कैसे करके इस कॉन्स्टिट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। 19 जनवरी 1919 को देश की संविधान सभा की चुनाव करवाए गए। 6 फरवरी को जर्मनी के वाइमार नगर में संविधान सभा की पहली मीटिंग बुलाई गई और गणतंत्र वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देन 11 फरवरी को एबर्ट के द्वारा वाइमार रिपब्लिक का राष्ट्रपति और शीडमैन को चांसलर बनाया गया और जल्दी ही इस संविधान सभा ने देश के लिए एक नए संविधान के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। 31 जुलाई को नया गणतंत्री संविधान तैयार किया गया और 11 अगस्त को इसके ऊपर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाने के 3 दिन के पश्चात इसको देश में लागू कर दिया। अब पढ़ते हैं इस वेमार कॉन्स्टिट्यूशन की या वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन की मेन फीचर्स। तो सबसे पहली फीचर, इस संविधान के अनुसार 20 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष और स्त्रियों को वोट देने का अधिकार दिया गया। देश के नागरिकों को लिखने, बोलने और धार्मिक विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई। सभी नागरिकों को कानून के सामने इक्वलिटी का दर्जा दिया गया। जर्मनी को 18 स्टेट्स का एक रिपब्लिकन संघ बना दिया गया और राज्य संबंधी समूचे अधिकार या सभी अधिकार केंद्रीय सरकार को दे दिए गए। देश के लिए कानून बनाने के लिए 2 सदनी पार्लियामेंट की व्यवस्था की गई। देश की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में सौंपी गई, जिसका चुनाव देश के नागरिकों के द्वारा 7 साल के लिए किए जाने की व्यवस्था की गई। तो ये तो होगी सारी फीचर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जब ये वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया गया तो क्या क्या मुश्किलें आई। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं डिफिकल्टीज एंड अचीवमेंट्स रिगार्डिंग डोमेस्टिक पॉलिसी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 1919 से 1933 तक का जो टाइम था बहुत ही मुश्किल भरा था। कैसे? सबसे पहले कम्युनिस्ट जो है इनके विरोधी थे। 5 जनवरी 1919 को इस दल ने भयानक विद्रोह कर दिया। किस दल ने? कम्युनिस्टों के दल ने विद्रोह कर दिया और जिसके ऊपर राष्ट्रपति एबर्ट ने इस विद्रोह को सख्ती से दबा दिया, पर इसके नेताओं को साथ ही साथ सख्त सजाएं दी। किनको सख्त सजाएं दी गई? कम्युनिस्टों को। सेकेंड प्रॉब्लम इनको 1920 में फेस करनी पड़ी जब प्रतिक्रियावादियों ने बगावत की, यानी रिएक्शनरीज ने बगावत की। ये दल राजतंत्र की स्थापना का इच्छुक था और विद्रोहियों का बर्लिन के ऊपर अधिकार हो गया, पर अंत में मजदूरों के सहयोग से राष्ट्रपति ने विद्रोहियों को बर्लिन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 1921-22 ईस्वी में राजतंत्रवादियों ने कई राजनीतिक नेताओं की हत्या करवा दी और कई सैनिक अधिकारियों को कत्ल भी करवा दिया, जो पहले महायुद्ध में जर्मनी की हार के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और गणतंत्री सरकार ने
अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। थर्ड प्रॉब्लम, सरकार की इस कमजोरी, जो हम बात कर चुके हैं कि गणतंत्री सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कुछ नहीं बोला, और फ्रांस के द्वारा एक इनका इलाका है जिसका नाम है रूड, उसके ऊपर अधिकार करने के कारण देश में अराजकता और ज्यादा फैलनी शुरू हो गई। वो कहते हैं इसको देखकर नवंबर 1923 में लुडेनडॉर्फ और हिटलर ने भी बगावत कर दी। बागियों को थोड़ी सफलता मिली पर ज्यादा नहीं मिली। हिटलर को कैद कर लिया गया और उसके ऊपर देशद्रोह का जो है मुकदमा केस चलाया गया, और ये उनको इसके लिए 5 साल की सजा दी गई। पर क्योंकि गवर्नमेंट बहुत नरम थी, इसलिए उन्होंने उस 5 साल को 1 साल में कन्वर्ट कर दिया। देन इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात रिपब्लिकन गवर्नमेंट के द्वारा अब युद्ध के हर्जाने भी देने थे, और जिसके कारण जो है जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होनी शुरू हो गई। इसीलिए मजबूर होकर रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने एक जो है पेपर करेंसी का प्रसार शुरू किया। इसी समय जो है जर्मन सिक्का, जो जर्मन कॉइन्स है, मार्क की कीमत जो है उसकी दिनों दिन जो है कम होनी शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में जर्मनी के लिए युद्ध का हर्जाना जो देना है वो वापस करना बहुत मुश्किल हो गया, और ये भी एक तरह से हम कहेंगे कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम थी। देन अब क्योंकि जर्मनी ने बहुत सारे युद्ध के जो हर्जाने हैं वो वापस करने थे, तो वो नहीं करने के कारण फ्रांस और बेल्जियम इन दोनों ने मिलकर जो है 11 जनवरी 1923 को राइन नदी पार करके जर्मनी के रूर प्रदेशों के ऊपर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर रूर प्रदेश के जर्मन मजदूरों ने फ्रांसीसी शासन को कोई सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण इस प्रदेश का जो ट्रेडिंग था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, और इसके उल्ट फ्रांस की बदनामी हुई और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसके इस हमले के लिए विरोध किया गया था। देन जर्मनी की युद्ध के हर्जाने की अदायगी संबंधी एक और समस्या जो है खड़ी हुई, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 9 अप्रैल 1924 को कुछ सुझाव दिए, जिसको डेविस योजना या डेविस प्लान कहते हैं। जर्मनी ने इस योजना को एक्सेप्ट किया और 1924 में उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधरनी शुरू हो गई। देन 1929 में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। कौन सी? जिसमें सबसे पहले गणतंत्री सरकार का जो एक तरह से हम कहें कि एंड नजदीक आने लगा। पहला जो एक घटना है वो क्या है कि जर्मनी के योग्य विदेश मंत्री स्ट्रेसमैन की अचानक डेथ हो गई। दूसरा जो गणतंत्री सरकार के लिए बहुत ही नुकसानदायक हुआ, 1929 के अंत में आने वाला इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसके कारण जो है क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल डिक्लाइन में चली गई और जर्मनी का औद्योगिक विकास रुक गया, और पूंजी की कमी के कारण देश के बहुत सारे कारखाने बंद हो गए, उत्पादन कम होने लगा और देश में बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो गई। तो ये तो उसकी जो है समस्याएं थी डोमेस्टिक पॉलिसी से रिगार्डिंग। अब हम करेंगे इस गणतंत्र की फॉरेन पॉलिसी ऑफ वाइमार रिपब्लिक। अब गणतंत्री जो ये गवर्नमेंट है, ये शुरू से ही महायुद्ध की जिम्मेवारी और वर्साई की जो संधि है उसकी परवानगी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। इसके कारण जर्मनी के लोग इनको ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे, और नतीजे के तौर पर जर्मन लीडर्स ने ऐसी नीति की पालना करनी चाहिए जो कि राष्ट्रहित यानी कि जर्मनी के भले के लिए होनी चाहिए। तो इस रिपब्लिकन गवर्नमेंट के विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं कि क्या रखे थे जिससे कि जर्मनी का भला हो सके। सबसे पहला क्या है कि जो युद्ध का हर्जाना है उसकी धनराशि में कटौती कराई जाए, और इसके अलावा जो विनर कंट्रीज थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर उनकी सेनाओं के अधीन जर्मनी के क्षेत्रों को स्वतंत्र करवाया जाए। सैनिक क्षेत्रों में प्राणी श्रेष्ठता कायम की जा सके,
और उनको दोबारा प्राप्त किया जा सके, राइन के प्रदेश का सैनिकीकरण और उसकी किलाबंदी के अधिकार को दोबारा से प्राप्त किया जा सके, और विदेशों में निवास कर रहे जर्मन लोगों के हितों के लिए काम किया जाए। तो इन सब उद्देश्यों को मुख्य रखते हुए सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ ट्रीटी ऑफ रिपेलो। ट्रीटी ऑफ रिपेलो 1922 में हुई थी और ये रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। इस संधि के अनुसार क्या था कि जर्मनी ने रूस की क्रांतिकारी सरकार को मान्यता दे दी थी, क्योंकि वहां पर रशियन रेवोल्यूशन आ चुका था और वहां पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण जर्मनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और इसके कारण जो है दोनों देशों ने युद्ध के दावे और युद्ध के पहले के कर्जों को रद्द कर दिया था। दोनों देशों ने एक दूसरे को व्यापारिक सहूलतें देने का फैसला किया और इस संधि ने दोनों देशों के बीच चली आ रही दुश्मनी का अंत कर दिया था। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं जर्मनी के एक महान विदेश मंत्री जिसका नाम गुस्ताव स्ट्रेसमैन था। वो बहुत ही दूरदर्शी नेता थे। उनके द्वारा जो विनर कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाए गए और उनका मानना था कि पश्चिमी देशों के साथ मित्रता जर्मनी के हितों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी और इससे जर्मनी को सुरक्षा मिलेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्र संघ की सहायता से पश्चिमी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जिसके कारण जर्मनी की समस्याओं का हल किया जा सके। देन डेविस कमीशन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि 9 अप्रैल 1924 को कुछ सजेशंस दी गई थी जिनको मान लिया गया और इस कमीशन को कहते थे डेविस कमीशन। तो क्या थी इसकी सिफारिशें? सबसे पहले जर्मनी के हर्जाने की सालाना रकम कम की जाए और उसको भारी विदेशी कर्जा देने की व्यवस्था की जाए और फ्रांस के द्वारा जर्मनी के रूर प्रदेश जिसके ऊपर उसने बहुत ही नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया था उसको खाली कर दिया जाए। देन नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लुकार्नो पैक्ट। लुकार्नो पैक्ट अक्टूबर 1925 में हुआ था। ये जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम और इटली के बीच में हुआ था और इसको बोलते हैं लुकार्नो समझौता। ये भी स्ट्रेसमैन की नीति का ही हिस्सा था और इस समझौते के द्वारा जर्मनी ने वर्साई की संधि के द्वारा निश्चित की गई पश्चिमी सीमा स्थायी रूप से प्रवान कर ली थी और इसके द्वारा फ्रांस और जर्मनी के बीच में चली आ रही पुरानी दुश्मनी का अंत हुआ और जर्मनी को पश्चिमी देशों के साथ इक्वलिटी का जो है दर्जा देना शुरू कर दिया गया। देन नेक्स्ट प्लान है यंग प्लान। ये 1928 में स्ट्रेसमैन के द्वारा जो विनर कंट्रीज थे उनके साथ जर्मनी की आर्थिक समस्याओं के ऊपर दोबारा विचार करने के लिए इसको बनाया गया था। इस यंग प्लान के अनुसार जिसके अनुसार जर्मनी के युद्ध का हर्जाना कम कर दिया जाए और ये भी फैसला हुआ कि राइन प्रदेशों में जेतु देशों के द्वारा विनर कंट्रीज की सेना 30 जून 1930 तक जो है निकाली जाएगी और अक्टूबर 1929 में स्ट्रेसमैन की अचानक डेथ हो गई और उसके द्वारा प्रचलित की गई इस नीति की भी हम कह सकते हैं कि डेथ हो गई थी। धीरे धीरे पश्चिमी देशों के बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो गए और 1932 में उन्होंने जर्मनी का बकाया युद्ध हर्जाना मुआफ कर दिया था। देन नेक्स्ट वन 1926 में जर्मनी राष्ट्र संघ का एक परमानेंट मेंबर बन गया था, जिसके कारण जो है जर्मनी को राष्ट्र संघ के और मेंबरों के बराबर स्थान प्राप्त हुआ और जिसके साथ उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी। राष्ट्र संघ के सहयोग के साथ ही जर्मनी के युद्ध हर्जाने की अदायगी के ऊपर पुनर्विचार किया गया और 1930 में राइन प्रदेश में जो विनर कंट्रीज हैं उनकी सेनाओं को हटाए जाने का भी इसका सहयोग का नतीजा था। अब हम पढ़ते हैं कि क्यों ये जो रिपब्लिक है उसका अंत हुआ, एंड ऑफ द वाइमार रिपब्लिक। तो 1929 का इकोनॉमिक डिप्रेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो सबसे पहले जो कारण बनता है वो ये है कि रिपब्लिकन आइडियोलॉजी जर्मनी के सोशल कस्टम के खिलाफ थी, अनुकूल नहीं थी। जर्मनी का जो पुरातन विचार थे उनके उसके हिसाब से डेमोक्रेसी उनके लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शुरू से ही राजाओं का राज था। तो ये एक तरह से जर्मन के लिए, जर्मन वासियों के लिए इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल था। सो ये एक कारण मान सकते हैं इस रिपब्लिक के डिक्लाइन का। देन सेकेंड वन, पहले महायुद्ध की एंड के बाद मैंने शुरू में आपको बताया कि जो किंग थे केसर विलियम, वो छोड़कर जो है हॉलैंड चले गए थे और उन्होंने इसके अलावा युद्ध की जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए अब ये जो वेमार रिपब्लिक के नेता हैं उन्होंने वर्साई की संधि को एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो है जर्मनी के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वो चीज़ नहीं मानते थे। वो मानते थे कि एक तरह से जर्मनी की सिचुएशन डिक्लाइन करने वाली बात है। थर्ड वन, अब जर्मनी जो है उसको यूनाइटेड किया गया, फिर उसके बाद जो है वो राष्ट्र के रूप में उभरा। वहाँ पर बहुत अच्छी मिलिट्री सर्विसेज थी, बट 1919 की वर्साइल की जो ट्रीटी है उसके हिसाब से बोला गया कि जर्मन की सेना कम की जाए। तो इस हिसाब से 1933 में जर्मन सेनाओं ने देश के कट्टर राष्ट्रवादियों और प्रतिक्रियावादियों का साथ देना शुरू कर दिया, जो लोकतंत्री गणतंत्र के विनाश का कारण बना। देन अब ये जो गणतंत्री सरकार थी इसके द्वारा जर्मनी में पूर्ण शांति और व्यवस्था स्थापित करने में ये लोग असफल रहे थे। तो ये भी एक कारण बना इस गणतंत्र के डिक्लाइन का। देन जर्मनी के राज्य प्रबंध के ऊपर रिएक्शनरीज का जो है एक तरह से प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया और उसके कारण भी जो है एक तरह से हम कहें कि गवर्नमेंट का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जर्मनी के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, कैपिटलिस्ट क्लास है, इसके अलावा जिनको स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, उनको भी रिपब्लिक गवर्नमेंट कोई ज़्यादा पसंद नहीं थी। तो उन्होंने भी धीरे धीरे इस गवर्नमेंट का अंदर खाते विद्रोह करना शुरू कर दिया। देन इसके अलावा इस गवर्नमेंट की डिक्लाइन का कारण क्या था कि देश में एक निजी फौजी जो दस्ते हैं वो कायम होने शुरू हो गए थे और ये जो मिलिट्री सर्विसेज होती थी ये सरकारी कंट्रोल से बिल्कुल फ्री होती थी और इनके ऊपर सरकारी कंट्रोल नहीं होता था। और ये गिनती, इनके सैनिकों की गिनती 2 लाख से लेके 2 लाख टू 4 लाख के बीच में थी, जो कि हमेशा ही हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यही जो सेना है वो रिपब्लिक के लिए भी खतरा साबित हुई। देन लास्ट वन, 1929 का इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसके कारण जो है एक तरह से हम कहें कि इस गणतंत्र का डिक्लाइन हो गया। अब इमीडिएट कॉज अगर हम बनाना चाहें तो उसमें ये बन सकता है कि हिटलर के द्वारा जो है 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के चांसलर के रूप में अपॉइंटमेंट हो गई और उसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि रस्मी तौर पर ही इस रिपब्लिक का एंड कर दिया गया, इस गवर्नमेंट का एंड कर दिया गया। सो दिस वाज द वेमार गवर्नमेंट और रिपब्लिकन गवर्नमेंट। अब यहाँ से जो है हिटलर के द्वारा जर्मनी के ऊपर कंट्रोल किया गया, कैसे उसने जर्मनी की विदेश नीति चलाई, कैसे उसने डोमेस्टिक पॉलिसी को फॉलो किया, ये हम नेक्स्ट एपिसोड्स में पढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको समझ आए होंगे। अगर आपको बहुत अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।